नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस हिस्से की जहां से सिर्फ और सिर्फ साजिशें ही रची जाती हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे ख्वाब ये देखने की कोशिश करते हैं जो कभी पूरे होने से रहे। पाकिस्तान की जो वहां की सरकार है, शहबाज सरकार, पूरी तरह से नाकाम। पाकिस्तान की सेना सीधे जंग में कभी जीत हासिल नहीं कर सकी, तो पीओके की जनता भी जब विरोध पर उतरी तो पाकिस्तानी प्रशासन को नाको चने चबवा दिए। हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान को पीओके के लोगों से बात करने और हालात को सामान्य करने के लिए आतंकियों का साथ लेना पड़ रहा है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बीते करीब 2.5 महीने से प्रदर्शन जारी है। लोग सस्ती बिजली, पानी, भोजन समेत तमाम बुनियादी हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में पाकिस्तान सरकार की ओर से प्रवासियों के लिए रिजर्व की गई 12 सीटों का भी जमकर विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी अब पाकिस्तान की सेना और सरकार से पीओके खाली करने की मांग कर रहे हैं। जब हालात नहीं संभले गए तो कायर मुनीर सेना ने पीओके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों को तैनात कर दिया ताकि आम लोगों के बीच में अपनी इमेज को वो सुधार सकें। अब बताया जा रहा है कि पीओके की नीलम वैली जो है उसमें कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, कई कमांडर्स मौजूद थे, लेकिन सभी की निगाहें उस ओर जैसे ही गई तो हर कोई हैरान था जिस ओर आतंकियों की मौजूदगी नजर आई। डेजिग्नेटेड आतंकी, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मजहर सैयद शाह अपनी जहरीली जुबान यहां पर बोलता हुआ नजर आया। पीओके के लोगों से अपनापन और भाईचारा दिखाने की कोशिशें करते हुए नजर आए ये लोग, वो भी झूठी कोशिशें, झूठा भाईचारा। इतना ही नहीं, भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की। सुनाते हैं पहले आपको। हम एक थे, एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। जब आज नीलम आया तो मुझे बताया गया कि सामने वाले नादानों ने, अहमकों ने, बुज़दिलों ने कुछ वीडियोस चलाई है। खुशियां ना मनाओ, साजिशें न करो, यह हमारा भाइयों के दरमियान मामला है। हम अपना मामला इंशाअल्लाह खुद हल कर लेंगे। हम अपना मामला खुद हल कर लेंगे। हम अपने अस्पताल भी बनाएंगे, हम अपनी सड़कें भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये चंद मुतालबात नहीं, हम अपनी आवाम को अपना सब कुछ देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे वक्ती इख्तिलाफ से खुशियां न मनाओ, साजिशों की तैयारी न करो, वरना जिस तरह हमने बुनियाद महसूस में तुम्हारा गुरूर खाक में मिलाया था, तुम्हारी खुशियां भी हवा में उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो गला फाड़ फाड़ कर वहां की आवाम के लिए जो बातें या मीठे बोल बोलने की कोशिश की जा रही है, इनको 75 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, तब इनको ना अस्पताल की जरूरत महसूस हुई, ना इन्हें यहाँ पर सड़कों की जरूरत महसूस हुई, ना ही बलूचिस्तान में हो रहा कत्लेआम इनको नजर आया। अब जाकर जब लोग वहां पर बागी हो चुके हैं तो उनसे झूठा भाईचारा दिखा रहे और हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे वहां की कमियों की वजह से। मजहर सैयद शाह आतंकवादी है, उसकी फितरत ही है जहर उगलना, क्योंकि उसकी पैदाइश और परवरिश सिर्फ और सिर्फ खून बहाने के लिए हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो वहां की तस्वीर जिनके सामने ये जहर उगल रहा था, वहां पर वर्दी में तैनात वो तमाम जवान पाकिस्तान की सेना पर अब सवाल खड़े होते हैं। पाकिस्तान की सेना के कमांडर्स, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में एक आतंकवादी मंच से जहरीली तकरीरें देता पाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि एक्शन क्यों लिया जाएगा, क्योंकि पहला कोई मौका छोड़ना है। पाकिस्तान की प्रशासन पीओके में विवाद सुलझाने के लिए आतंकवादियों को ही जब उतार दे तो बहुत ज्यादा हैरानी होती नहीं है। आप ये भी समझिए, इससे पहले जेएएसी से जब वार्ता के लिए एक डेलीगेशन इस्लामाबाद की तरफ से भेजा गया, जानते हैं उस डेलीगेशन में कौन था? उसमें था जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी, एनआईए का मोस्ट वांटेड मसूद इलियास कश्मीरी। इस डेलीगेशन ने जेएएसी नेताओं से रावलाकोट में बातचीत की थी और समझिए कितना हास्यास्पद है। पहले तो पाकिस्तान की सेना और सरकार जेएएसी को भी एक तरह से आतंकवादी संगठन घोषित कर देती है और फिर उसके बाद में बातचीत करने के लिए भेजती है।
फिलहाल ये जो पूरा वाकया यहां पर नजर आया, उस वाकये ने एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरान और आतंकवादियों के बीच गठजोड़ को दुनिया के सामने बेपर्दा जरूर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ना तो मजहर सईद को कभी आतंकी मानेगा, ना ही पीओके में पाकिस्तानी प्रशासन की परेशानी की बात मानी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद भूल गए 75 से 80 सालों के बीच में आखिर क्या क्या हुआ, किस तरह से इन्हें मार पड़ी। और जब आवाम इनसे अपने अधिकारों की बात कर रही है और अड़ी हुई है, तब इन्हें वहां पर जनता से प्रेम उमड़ता हुआ नजर आया। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान में आतंकवादियों के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता? पीओके में आतंकी संगठन सक्रिय है, क्या इन हालातों के लिए पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या मुनीर शाहबाज को लगता है कि पीओके की जनता उनसे ज्यादा आतंकियों की बातों पर भरोसा करेगी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ दामोदर सिंह मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर, साथ ही साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात खान भी। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं हैदर हयात खान, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। ऐसे डेजिग्नेटेड आतंकवादी, भले वो पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार के लिए आतंकवादी ना हो, लेकिन अगर कोई संगठन किनको अगर आतंकवादी संगठन या आतंकवादी घोषित करता है, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की सेना नजर आती है या पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी में उनके भाषण होते हैं, ये किस तरह से गठजोड़ है? क्या इतना ज्यादा जरूरी है आतंकवाद से प्रेम दिखाना कि जनता अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी सेना या सरकार उन आतंकवादियों के बगैर चल नहीं सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। देखिए, मजहर शाह साहब का आपने जो जिक्र किया, ये तो खुद उन्होंने एडमिट किया है कि वो माजी में जैश मोहम्मद का हिस्सा रह चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2006 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। उन्होंने जैश मोहम्मद को खैराबाद कहा और उससे खुद को डिसएसोसिएट किया। फिर 2006 ऑनवर्ड्स वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हैं आज़ाद कश्मीर में, और एक हल्के से गुज़श्ता इंतखाबात में वो इलेक्ट भी हुए और आज़ाद कश्मीर असम्बली का वो जो है वो हिस्सा भी रहे हैं। तो माजी ज़रूर उनका जैश मोहम्मद के साथ रहा है, लेकिन अब गुज़श्ता 20-25 बरस से उनकी कोई एसोसिएशन उनके साथ नहीं है। और मैं अदरवाइज भी ये समझता हूँ कि लोगों का जो है वो माजी होता है। आपके प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट की जो है वो मेन उसमें कल्प्रिट थी, और आपकी बीजेपी ने उसको दिल्ली से इलेक्ट करवाया और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, 6 लोग मारे गए थे। वो तो डायरेक्टली उसमें मैं अगर किसी को क्लीन चिट मिला, अगर आप उसे इस रूप में अगर कनेक्ट करेंगे तो दूर दूर तक कहीं से कहीं, सुनिए, कहीं से कहीं तक वो चीज कनेक्ट नहीं होती। जैश ए मोहम्मद, अरे बिल्कुल संस्थाओं ने की है, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, और ऑथराइज, सुनिए ना, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लीन चिट दी है। अदलिया का आलम ये है कि स्टूडेंट्स को कॉकरोच कह रहे हैं, छोड़ दें। क्लीन चिट किसने दी है? किसने दी है क्लीन चिट? आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट जो क्लीन चिट दी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। क्या आप नहीं जानती कि वो मालेगांव ब्लास्ट की मेन दीवान जी कुछ कह रहे हैं? दीवान जी, नैना जी, इनको पता होना चाहिए इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये नहीं है कि मुनीर ने कह दिया तो कोर्ट बरी कर देगा। पूरी बाकायदा कानून के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के साथ से उनको बरी किया है। आप उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं, आप किसी को भी टेररिस्ट बोलते रहो, क्योंकि आपको हर जगह टेररिज्म, आपको सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है। आपको हर जब कोर्ट केस हुआ तो वो टेररिस्ट हो गया। दीवान सर बस 1 सेकंड का मैं टाइम लेना चाह रही हूँ। अच्छा हैदर हयात खान, जिनको कॉकरोच की अगर बात कही तो सुनिए ना, वहां पे किसी को तकलीफ नहीं हुई कॉकरोच की, आवाम तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर गया ना। हर चीज में अगर आप आतंकवादी, हर चीज में अगर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। और उसी कॉकरोच की ताकत पूरी दुनिया ने देखी ना, और बल्कि पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया ने देखा कि इस रूप में भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। युवाओं की ताकत, प्रदर्शन को हैंडल किस तरह से किया, खासतौर से सरकार की तरफ से। पाकिस्तान को सीखना चाहिए था, आपको सीखना चाहिए था। पीओके में जो लोग सड़कों पर उतरे ना अपनी आवाम के लिए, सुनिए, जो लोग सड़कों पे उतरे गोलियों से उड़ा दिया गया। वैसे वहां पर हयात खान, सीखना चाहिए था आपको हिंदुस्तान के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो मोदी का पपेट है, उसने जाके जो है वो बहुत अच्छे से इंस्टिगेट पता है किया आपको। आपकी यूथ को। तो आपकी इंडिपेंडेंट जो आपकी जुडिशरी है, हम उससे बिल्कुल आप वाकिफ हैं। ये मान जो के प्रज्ञा चलिए, सिंह ठाकुर सुनिए, तो जैसी यही हैंड्स प्रूव्ड हैदर हयात खान की हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी किस तरह से है। किसी ने कमेंट किया, बोलने की आजादी है, उसको अगर किसी ने काउंटर किया, उनके पास में प्रदर्शन करने की आजादी है। और प्रदर्शन करने का इंपैक्ट ये होता है हिंदुस्तान में कि जिस रूप में वहां पे इस्तीफे तक होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी है क्या हिम्मत किसी की? पीओके में, बलूचिस्तान में तो लोग कब से प्रदर्शन कर रहे हैं। गोलियों से उड़ा दिया आपने अपने आवाम को। पीओके को कब्रिस्तान बना दिया आपने उस पूरी जगह पर, जिस तरह से जो प्रोटेस्ट वाली जगह थी। कोशिश थी कि वहां पर इंतखाबात का अमल मुकम्मल ना हो। डाइवर्ट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम से हैदर हयात खान, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक देश है, तो मुझे आपसे सीखने समझने की जरूरत नहीं है। आप उसका 1% समझ लीजिए जरा। आप डाइवर्ट करें। अच्छा ठीक है भूषण दीवान जी, मैं तो यहाँ पर आतंकवादी की बात कह रही थी, शहबाज की पूरी सरकार को लेकर। उनकी सेना के सामने आतंकवादी इस तरह से अगर बयानबाजी करते हैं, और हैदर हयात खान कह रहे हैं भाई पहले वो आतंकवादी हुआ करते थे लेकिन अब वो राजनेता हैं। क्या इससे क्या दर्शाता है कि यहाँ पर यही गठजोड़ हमेशा से चलता आया है पाकिस्तान में? बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये उनको पोषते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं, फिर बदले में टेररिस्ट इनको पोषते हैं, इनको बनाते हैं। और ये डेमोक्रेसी का तंत्र है पाकिस्तान में। इसी नजरों से डेमोक्रेसी को देखते हैं, इसी नजरों से डेमोक्रेसी चलाते हैं। अब मुझे बताइए एक छोटी सी बात, नैना जी, कई मुद्दे हैं अभी पीओके के अंदर, एजेके के अंदर। क्या 12 सीटें 53 में से 8 तो रिजर्व्ड हैं विमेन टेक्नोक्रेट्स। 12 सीटें ऐसी हैं जो जेएनके के रिफ्यूजीज, चाहे वो लाहौर में रह रहा है, इस्लामाबाद में रह रहा है, उसको वोट करने का हक है भाई असेंबली में। वो बैठा कहीं और है। मतलब एक आदमी बैठा है छत्तीसगढ़ में, वोट कर रहा है बॉम्बे के लिए। ये क्यों? जानबूझ के गुड्डा गुड्डी का खेल बनाया हुआ है। कंट्रोल डेमोक्रेसी है। ये बड़ी भारी बात आ रही है कि क्या हमारे पास ब्यूरोक्रेसी चढ़ी हुई है उनके ऊपर अफसरान चढ़े हुए हैं और उन्हीं को लूट रहे हैं पानी, उन्हीं का बिजली पूरी पाकिस्तान को जा रही है और उनको फ्रीडम नहीं है बात करने की, डेमोक्रेसी की। इलेक्शन पोस्टपोन होती है, बात कितनी बारी हुई है। क्यों? इनको खाली संभालना है गोली मार के, इनको बात नहीं सुननी। शुक्र करो इनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी तो कहा है हम बातचीत करेंगे जेएसी से और आगे चलाएंगे बात को। ये इनको आता नहीं है। क्यों? इन डेमोक्रेसी का मतलब आर्मी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई ना कि अगर बातचीत उन जेएसी के अगर मेंबर से भी करने के लिए भेजा गया जिन्हें वो आतंकवादी कह रही है पाकिस्तान की सेना, और सरकार उन्हें बातचीत करने के लिए आतंकवादी संगठन को ही एक तरह से भेजा गया। मैं जल्दी से इसी पर एक तरह से रिएक्शन यहाँ पर पहले तस्लीमा कर लेना चाह रही हूँ। तस्लीमा, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है खासतौर से? अगर कोई आतंकवादी, अब जो यहाँ पर हैदर हयात कह रहे हैं भाई पहले कभी वो हुआ करते थे हत्यारे जिन्होंने कई मासूमों का खून बहाया, लेकिन अब चूंकि वो इबादत करते हैं, अब वो राजनेता बन गए हैं, तो उनके सारे गुनाह माफ हैं। और वो क्या तकरीर दे रहे हैं आखिर वहां के लोगों को? सबसे महत्वपूर्ण बात है हथियार उठाने की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद एवरीवन। हयात साहब तो डेफिनेटली अपने जो उनके हुक्मरान वो गिनोनी हरकतें वहां पर करता है उसको पर्दा डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो वो आतंकवाद की उनकी इंडस्ट्री है, जो कभी पॉलिटिकल और टूल से उसमें एडमिशन देते हैं लोगों को, तो कभी डिफेंस के हवाले से एडमिशन देते हैं लोगों को। मैं इनसे ये चीज जानना चाहती हूँ, क्या वो अगर उन्होंने इतने देर तक एज ए टेररिस्ट काम करा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोल रखी है, टेररिस्ट की इंडस्ट्रीज खोल रखी है, अब कैसे वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन सकते हैं और उनका सोच कैसे बदल सकता है? ये तो पॉसिबल है नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है जो मरियम नवाज जी जा रही थी पीओजेके में कहने को, मेरा दादा, मेरी नाना, मेरी नानी यहाँ आज मैं घर आई हुई हूँ, अब मुझे नजर आ रहा है कि वो घर नहीं आई हुई है, वो पीओजेके में टेरर इंडस्ट्री को बुनियाद डालने आई थी। तभी तो आप ऐसे टेररिस्ट स्टूज टाइप लोग वहां पर कैसे आ सकते हैं इस पॉलिटिकल स्ट्रीम में? क्या वो लोगों को वैसे नहीं बदल सके हैं? सोच उनकी वही है।
नैना जी उनकी सोच कभी बदल नहीं सकते हैं, टेरर ख्यालात के ये लोग हैं, वो बदल नहीं सकता। अब वो उसको दूसरी रंगत दे रहे पॉलिटिकल के टूल पे, लोगों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं, उनको एज ए पॉलिटिकली रेडिकलाइज करेंगे। मेन मुद्दा उनका वही है, इनको टेरर फैक्ट्री वहां पर खोलनी है, बाकी कुछ नहीं है। ये बदल नहीं सकते कभी। हैदर हयात खान, इनको तो पूरे देखिए सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो वो सवाल उठना लाजमी भी है, सवाल उठना लाजमी भी है। तस्लीमा भी जो बात कह रही है वो भी जायज है। लेकिन है ना, मैंने तो आपको पहले बताया कि हर शख्स का कोई माजी होता है। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पर मजहर शाह को। मजहर शाह का स्पोर्ट्स पर्सन तो हूं नहीं हूं मैं। जो उनका माजी था जिसको उन्होंने खुद एडमिट किया, मैं क्यों उसको डिनाई करूं? जो फैक्ट है वो मैंने बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि आज के दिन में उसकी स्टार्टिंग क्या है। सिमिलरली मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जिस पर आपको बड़ी मिर्चा लगी, क्योंकि आप लोगों की जो नैरो अप्रोच है ना वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। आप लोग उसी एक सर्टन जो अप्रोच के साथ उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। आप लोगों की उस तरह की ग्रूमिंग ही नहीं हो सकी क्या उससे बाहर निकलकर सोच सके। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, मुझे तो एक बात बताइए, हालांकि आपकी इस बात पे दामोदर जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आपको प्रज्ञा सिंह ठाकुर की याद आ रही है? जानते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में रही हैं, उन्होंने सजा काटी, एक लंबी जांच की प्रक्रिया जब चली उसके बाद में जाके उन्हें क्लीन चिट मिली। लेकिन बड़े सवाल ये कि वो सलाखों के पीछे रहे। आप जिन आतंकियों की बात कर रहे हैं, और सुनिए जरा, आप जिस आतंकवादी का यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आते हैं, आप भले अगर ये कह दे रहे भाई पहले हुआ करते थे वो, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, पूरी दुनिया के सामने आखिर क्या किया हर कोई ये जानता है। आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? मैं तो पूरे पाकिस्तान की सेना के सामने अगर वो उनके साथ में गठजोड़ बना रही है, क्या मैसेज है ये? नैना, मैं किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है आप सुनने की कोशिश नहीं कर रही। आप भी बुनियादी तौर पर, अरे आपने कहा पहले हुआ करते थे, आज के वक्त में वो नेता बने हुए हैं ना, लंबा वक्त रह चुका है उनका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।